नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, आखिरकार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना के प्रमुख एकनाथ शिंदे ने भारतीय जनता पार्टी के हाई कमान के सामने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के सामने सरेंडर कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। इसके पहले वो इस पूरी कोशिश में लगे हुए थे कि उन्हें ही मुख्यमंत्री बनाया जाए। उनकी पार्टी के नेताओं की तरफ से बार बार बयान आ रहे थे। एक तो सुझाव भी आ गया था कि बिहार के पैटर्न पर ही महाराष्ट्र में सरकार चले, यानी जिस तरह से नीतीश कुमार बराबर वहाँ पर सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं, उसी तरह से एकनाथ शिंदे को भी मुख्यमंत्री बने रहने दिया जाए। उनकी ही पार्टी की एक विधायक ने एक पोस्टर भी जारी किया, एक नाथ हैं तो सेफ हैं। मोदी जी का नारा था एक हैं तो सेफ हैं, उन्होंने एक नाथ हैं तो सेफ हैं का नारा दिया। और इस तरह से बहुत सारे तरह से दबाव बनाने की कोशिश की एकनाथ शिंदे ने कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाए रखा जाए, लेकिन उनकी चली नहीं और उन्हें आत्मसमर्पण करना पड़ गया, क्योंकि बीजेपी इस बात पर एडामेंट थी, इस बात पर अड़ी हुई थी कि इस बार मुख्यमंत्री उनका होगा। और शायद ये भी फैसला किया जा चुका था कि देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री बनेंगे। तो देवेंद्र फडणवीस के नाम को अजित पवार ने भी अपनी सहमति दे दी थी। चुनाव के दौरान अमित शाह भी उनका नाम ले चुके थे, तो एक तरह से उनका नाम फाइनल हो गया था। लेकिन आखिरी कोशिश एकनाथ शिंदे कर रहे थे, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। अब एक सीमा से जाकर वो दबाव क्यों नहीं डाल पाए, इस बात पर विचार किया जाना चाहिए। 2-3 कारण हो सकते हैं। पहला तो कारण ये है कि बीजेपी ने इतनी सारी सीटें जीत ली हैं, 132 सीटें जीत ली हैं, और जो बहुमत का आंकड़ा है वो 145 का है, तो उसे अपने दम पर भी सरकार बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। वो किसी के दबाव में आने के लिए तैयार क्यों होगी। उस स्थिति में ही नहीं था कि कोई भी जो दूसरा घटक है, चाहे अजित पवार हो चाहे एकनाथ शिंदे हो, वो बीजेपी को दबाव में लाकर अपनी मांगे मनवाने की स्थिति में नहीं थे। तो ऐसी सूरत में जब उनके सामने विकल्प भी नहीं है, वो वापस उद्धव ठाकरे के साथ लौट नहीं सकते हैं। रिश्ते इतने बुरी तरह से ख़राब हो चुके हैं कि दोनों के बीच में अगर इतनी बड़ी खाई है तो उसको पाटने में भी वक्त लगेगा। फिलहाल वो समय नहीं है। अभी वो उद्धव ठाकरे की शिवसेना को ही परास्त करके इतनी ज़बरदस्त सफलता के साथ आए हैं, 57 सीटें उन्होंने जीती हैं, तो वापस लौटने का तो सवाल ही नहीं उठता। कोई दूसरा गठबंधन भी ऐसा नहीं है कि उनके जाने से उसकी सरकार बन जाए, जो बिहार में नीतीश कुमार के साथ है कि अगर बीजेपी का साथ छोड़े तो वो महागठबंधन आरजेडी कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं। ये संभावना वहाँ ख़त्म हो गई, क्योंकि महाविकास अघाड़ी 50 सीटों में सिमट गया। अगर महाविकास अघाड़ी की सीटें 100 के आसपास होती तो ये खेल खेलने का मौका एकनाथ शिंदे के पास होता, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं। एक बात। दूसरी बात यह है कि वो अगर इस तरह की कोशिश करना भी चाहें, करेंगे भी, तो ये उनके लिए बहुत घातक साबित हो सकता है 2 कारणों से। पहला कारण तो ये है कि मोदी और शाह उनकी पार्टी को किसी भी समय तोड़ सकते हैं, किसी भी समय तोड़फोड़ करके उसमें से एक बड़ा गुट अपनी तरफ मिला सकते हैं। ये सब लोग जानते हैं कि जो 57 विधायक जीत कर आए हैं, कैंडिडेट जीत कर आए हैं शिंदे की तरफ से, उनमें से कम 5 से 10 विधायक बीजेपी के नेता हैं जो शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़कर जीत कर आए। इसका मतलब है कि वो 5 से 10 नेता कभी भी टूटकर बीजेपी के साथ जा सकते हैं। अब वो 2/3 की जो रिक्वायरमेंट है उसका हाल हम देख चुके हैं कि किस तरह से शिवसेना को फिर एनसीपी को तोड़ा गया और आराम से किसी का कुछ बिगड़ा नहीं। तो बीजेपी उसको
अपने स्पीकर के ज़रिए, अपने गवर्नर के ज़रिए और चुनाव आयोग के ज़रिए उसको संभाल सकती है। इसलिए उसको तोड़ना कोई बड़ी मुश्किल की बात नहीं थी। दूसरी बात यह है कि एनसीपी पूरी तरह से अजित पवार की साथ में है और उसका समर्थन है, क्योंकि उसकी भी 41 सीटें हैं। 132 और 41 सीटें अपने आप में बहुत ही कंफर्टेबल मेजॉरिटी होती है। तो बीजेपी को कोई चिंता ही नहीं है। अगर शिंदे कहें टाटा बाय बाय तो वो भी उनको गुड बाय कह सकती है। हालांकि बीजेपी चाहेगी कि वो रहे, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना फिर से जिंदा हो, फिर से खड़ी हो और फिर से मजबूत होकर एक चुनौती खड़ी करे। तो इसलिए शिंदे को वो रखना चाहेगी और शिंदे को रखने के लिए जो और कंप्रोमाइज़ करने हों मुख्यमंत्री पद के अलावा वो भी करेगी। जो मलाईदार मंत्रालय हैं वो उनको ऑफ़र किए जाएंगे और कहा जा रहा है कि शिंदे चाहते हैं कि होम मिनिस्ट्री उनको मिले। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्री हो या कुछ और ऐसे जो मलाईदार मंत्रालय होते हैं वो उनको लेना चाहेंगे और शायद बीजेपी इस मामले में कुछ थोड़ा बहुत समझौता कर भी लेगी शिंदे को अपने साथ रखने के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। और बाद में शायद वो शिंदे सेना को गड़प भी कर जाए। ये भी उसकी योजना में होगा कि आज नहीं तो कल इसको ख़त्म कर देना है और बीजेपी एक मात्र पार्टी रह जाए हिंदुत्व के नाम पर महाराष्ट्र में और वही मुख्य दल बन जाए। ये उसकी कोशिश रहेगी और उसको किसी पर निर्भर ना करना पड़े। ये उसकी हर जगह कोशिश रही है। जेपी नड्डा कह ही चुके हैं कि धीरे धीरे सारे रीजनल पार्टियां ख़त्म हो जाएंगी। तो उसका, और अभी इस चुनाव में भी अमित शाह ने कहा था कि 2029 का चुनाव बीजेपी अपने दम पर लड़ेगी, तो उसकी तैयारी उस दिशा में है। तो एक तो बात यह है कि शिंदे को अपनी पार्टी के टूटने का खतरा सता रहा होगा और इसलिए भी वो बगावत नहीं कर सकते थे। उनकी बगावत करना उनके वश में नहीं था। दूसरी बात यह है कि चाहे एकनाथ शिंदे हों और चाहे उनकी पार्टी के बहुत सारे विधायक और सांसद हों, उन पर ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, इन सब की नज़र है। और बहुत सारे तो शिवसेना छोड़कर ही इस तरफ इसलिए आए थे कि उन्हें उनसे राहत मिलेगी और उन्हें राहत मिली। जिस तरह से अजित पवार को मिली, जिस तरह से छगन भुजबल को मिली, जिस तरह से प्रफुल्ल पटेल को मिली एनसीपी के नेताओं को, उसी तरह से एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है उसके बहुत सारे नेताओं को राहत मिली। अगर शिंदे बगावत करेंगे तो वो सारी फाइलें खुलने लगेंगी और फिर एक एक करके छापे पड़ेंगे, केस बनेंगे, गिरफ्तारियां होंगी और उनकी परेशानियां खड़ी हो जाएंगी। और ये ना शिंदे चाहते होंगे और ना ही उनके विधायक और सांसद चाहते होंगे। इसलिए ये समझौता करना उन्हें लगता है कि मुनासिब लगा कि अभी फ़िलहाल तो अभी समझौता करना चाहिए। अभी मैक्सिमम जो माल मिल सकता है इस सरकार से उसको अपने कब्ज़े में करना चाहिए और फिर साल 2 साल में जब परिस्थितियां दूसरी तरह से बदलेंगी तब शायद कुछ और किया जाए, तब दूसरे तरह से खेला जाए। पोस्ट मोदी का जो समय होगा, मान लीजिए 75 साल की उम्र में मोदी जी रिटायर करते हैं, तो उसके बाद जो स्थितियां बनेंगी उसमें फिर नए पांसे चले जा सकते हैं, नई गोटियां आगे बढ़ाई जा सकती हैं। तो शिंदे के समर्पण के पीछे ये 2 प्रमुख कारण थे। और तीसरा जो प्रमुख कारण था कि अगर नाराज़ होकर वो सत्ता से अलग हो जाए तो उससे बीजेपी को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उनकी पार्टी टूटने लगेगी और जो उद्धव की शिवसेना है उसको बल मिलने लगेगा। क्योंकि उद्धव की सेना को अभी भी बल मिलेगा, क्योंकि वो ये प्रचारित करेगी ही कि जिस तरह से मोदी और शाह ने उद्धव ठाकरे के साथ धोखाधड़ी की, उनसे वादा करके उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उसी तरह से एकनाथ शिंदे को भी इस्तेमाल करके कूड़ेदान में फेंक दिया, मुख्यमंत्री नहीं बनाया। तो ये तो प्रचार अभी से शुरू हो जाएगा शिवसेना उद्धव ठाकरे की तरफ से। लेकिन अगर वो सरकार से बाहर ही हो जाएंगे तब तो और भी ज़्यादा उद्धव ठाकरे के लिए आसान हो जाएगा कि किस तरह से एक पार्टी तोड़ी, उससे अपनी सरकार बनाई और अब चुनाव में भारी सफलता के बाद जब अपने
अपना बहुमत के करीब पहुंच गए, इतनी सारे सीटें जीत ली उनका इस्तेमाल करके, तो अब उन्हें दरकिनार कर रहे हैं, उनकी कोई बात नहीं सुन रहे हैं, उनके साथ उपेक्षापूर्ण व्यवहार कर रहे हैं। तो ये एक दूसरी समस्या शिंदे के सामने खड़ी हो जाती, जिसका तोड़ उनके पास नहीं रहता, और बहुत सारे विधायकों पर दबाव होता फिर कि वो वापस उद्धव के साथ लौट जाएं, क्योंकि उद्धव के पास विरासत है बाला साहब ठाकरे की, और एक विश्वसनीयता उनकी अपनी अलग है एकनाथ शिंदे के मुकाबले। एकनाथ शिंदे तो जब मुख्यमंत्री बने तब उनका कद बढ़ा, लेकिन उद्धव ठाकरे पहले से ही कद्दावर थे, मुख्यमंत्री बनने के बाद और लोकप्रिय हुए, और ये जो संघर्ष के समय थे इसने उनको और मजबूत किया है। ये और बात है कि इस चुनाव में भले ही वो धांधली से जीता गया हो और भले ही ये सामान्य जीत हो, साधारण तरीके से जीत हुई हो, लेकिन ये ज़रूर है कि उद्धव ठाकरे इस चुनाव परिणाम से कमज़ोर हुए हैं। लेकिन अगर शिंदे बाहर आ जाएं तो फिर उनको एक नई शक्ति मिल जाएगी, नई ऊर्जा मिल जाएगी, और तब फिर वो और भी धारदार तरीके से फडणवीस की जो सरकार बनेगी, या जो बीजेपी या महायुति की जो सरकार बनेगी जिसमें शिंदे नहीं होंगे, उस पर और भी अच्छे से हमला कर पाएगी और शिंदे की सेना को तोड़कर अपनी मजबूती बढ़ा सकती है। तो शिंदे के सामने कोई विकल्प नहीं था, वो कुछ भी नहीं कर सकते थे सिवाय ये कि पोस्चरिंग करें, मुद्राएं दिखाएं कि हम ज़ोरदार तरीके से अपना हक मांग रहे हैं, हम मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं और हमें हमारा हक मिलना चाहिए। हमने महायुति को बनाने में, महायुति को ये असाधारण सफलता जो मिली उसको दिलाने में हमारी एक बड़ी भूमिका रही है, और हमें उसका मुआवजा या कहना चाहिए कि पुरस्कार मिलना चाहिए। तो ये उनका दावा था, ये पोस्चरिंग के ज़रिए वो ये दिखाना चाहते थे। लेकिन अब वो चूँकि गुंजाइश नहीं, अगर बीजेपी 100 सीटों के आसपास होती तो वो बड़ी आसानी से ये बार्गेनिंग कर सकते थे। अब वो बार्गेनिंग करने की स्थिति में नहीं थे, इसलिए उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है। अब ये आत्मसमर्पण उनके पक्ष में कितना जाएगा और उद्धव की शिवसेना इसका कितना इस्तेमाल कर लेगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। और जो भी सरकार बनेगी, अगर देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में सरकार बनती है तो उसमें शिंदे साहब को कितना काम करने को मिलता है, कितनी आज़ादी मिलती है, वो भी उस पर भी काफ़ी कुछ निर्भर करेगा कि उनका भविष्य क्या होगा। लेकिन फ़िलहाल उन्होंने अपना भविष्य सिक्योर करना चाहा है, सुरक्षित करना चाहा है इसी महायुति में रहते हुए। बेशक वो मुख्यमंत्री नहीं होंगे, उप मुख्यमंत्री होंगे, और साथ में गृह मंत्रालय भी उनको शायद मिल सकता है। तो इस तरह से एक मजबूती तो उनको रहेगी, लेकिन वो जो मुख्यमंत्री वाला रुतबा है और मुख्यमंत्री की वजह से जो एब्सोल्यूट पावर मिलते हैं और उसकी वजह से आप बहुत सारे काम कर सकते हैं, करवा सकते हैं, वो नहीं रहेगा। अब उनके पास सीमित सत्ता होगी, उसी में उनको अपने को बचाए भी रखना है, अपनी पार्टी को आगे भी बढ़ाना है, और जो शिवसेना उद्धव है उसके साथ मुकाबला भी करना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।